Hello guys, welcome to TICS. I am Abhinav Shah presenting you ZBNF. ZBNF का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। अब ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग तो होती क्या है? तो पहले डेफिनेशन देखते हैं। अब इट इज़ एब्सोल्युटली केमिकल फ्री एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल एंड एंशिएंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब ये जो प्रैक्टिस है वो कैसी होगी? जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ ना, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले जो हम खेती यूज़ करते थे या तो फिर जो उस प्रकार की एग्रीकल्चर यूज़ करते थे उसके ऊपर हमें वापस जाना है। सो इट्स लाइक गोइंग बैक टू दी प्री ग्रीन रेवोल्यूशन प्रैक्टिसेस। अब ये हमें क्यों करना है? क्योंकि फिलहाल एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन का नाम है कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन। अब जो यूनाइटेड नेशंस कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन वाला कन्वेंशन है, वहाँ पे मोदी जी ने ऐसा कहा था कि वी आर फोकसिंग अपॉन द सॉइल कंजर्वेशन एंड वी आर फोकसिंग अपॉन दी ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्यों ऑर्गेनिक फार्मिंग? क्योंकि इसके अंदर केमिकल्स यूज़ नहीं होंगे, इसके अंदर कोई भी प्रकार की इनऑर्गेनिक मटीरियल को हमें यूज़ नहीं करना है। और आपको पता है कि ये जो पूरा प्रोग्राम है या तो फिर ये जो पूरा फिनोमेना है वो किसने प्रोपोगेट किया था सबसे पहले? तो उनका नाम है, सॉरी, ये तो अमोल पालेकर साहब है। अमोल पालेकर नहीं, ये है सुभाष पालेकर। तो इंडियन एग्रीकल्चरलिस्ट है जिसका नाम है सुभाष पालेकर। ये साहब ने ये सबसे पहले प्रोपोगेट किया था। ये प्रोपोगेट करने के अंदर मेजर उन्होंने 4 पिलर रखे। कौन से मेजर पिलर थे? तो एक है बीजामृत, दूसरा है जीवामृत, फिर अच्छा दाना एंड लास्टली वापसा। अब ये चारों क्या है, एक के बाद एक देखते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज बीजामृत। अब बीजामृत ऐसा है कि द सीड्स आर ट्रीटेड विद द फॉर्मुलेशन प्रिपेयर्ड यूजिंग काउ डंग एंड काउ यूरिन फ्रॉम नेटिव काउ स्पीसीज। अब उसमें हम बनाते कैसे हैं ये, तो वो देखने की जरूरत हमें सबसे पहले है। तो बीजामृत है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे कि काउ डंग और काउ यूरिन सारी कुछ चीज़ें मिक्स कर देंगे और फिर जाके उसकी ट्रीटमेंट हम करेंगे सीड के साथ, मतलब बीज के साथ करेंगे, ताकि कभी भी कोई भी बीज को फंगल कोई इन्फेक्शन लग गया है या तो कोई भी चीज़ हो गई है, अगर वो खुले में है तो वो उन सभी से बच जाए। एंड द सीड ट्रीटमेंट यूजिंग बीजामृत प्रोटेक्ट द सीड फ्रॉम दी सर्टन डिसीजेस, सर्टन फंगसेस, सर्टन माइक्रोबीज। तो यहाँ पे हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। दूसरा क्या है? तो दैट इज जीवामृत। अब जीवामृत में क्या होता है कि जीवामृत एक तरीके से एक कैटालिटिक एजेंट बनेगा। कैटालिटिक एजेंट मतलब क्या? तो हमारी जो सॉइल की ग्रोथ है उसको वो फास्ट करेगा, हमारा जो क्रॉप यील्ड है उसको भी वो थोड़ा कुछ फास्ट करेगा। तो हमारी जो क्रॉप साइकिल होती है, क्रॉप साइकिल को हमें शॉर्टन करना है। तो कैसा होगा कि जो हमें पहले 3 महीने में क्रॉप यील्ड मिलती थी, अब हमें 2 महीने एंड 25 दिन में क्रॉप यील्ड मिलनी चाहिए, या 2 महीने एंड 20 दिन में क्रॉप यील्ड मिल जानी चाहिए। इससे क्या होगा? तो माइक्रोबियल एक्टिविटी जो सॉइल के अंदर रहती है उसको पुश मिलता है। अब काउ डंग डालोगे आप, जैगरी डालोगे आप इसके अंदर, आप इसके अंदर पानी डालोगे, आप इसके अंदर फ्रेश काउ यूरिन भी डालोगे, तो वो सारी चीज़ें अगर आपने मिक्स करके ऐसा कुछ बनाया, जिससे क्या होगा कि ये काउ डंग और काउ यूरिन का अगर हमने मिक्सचर किया तो ये नेचुरली एक पेस्टिसाइड की तरह वर्क भी करेगा। और जब ये पेस्टिसाइड की तरह वर्क करेगा तो आपको जो एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड है वो भी नहीं लाने पड़ेंगे, तो वो भी एक फ़ायदा है। तो ये बनता किस तरह से है? तो पहले ऐसा कहा गया है कि 200 लीटर पानी ले लीजिए, फिर उसके अंदर 10 किलो लोकल काउ डंग। अब यहाँ पे लोकल काउ डंग मतलब क्या? कि जो इंडियन ब्रीड्स काउ होती है उसका हमें यहाँ पे डंग यूज़ करना है। इंडियन ब्रीड्स जो काउ होती है उसका ही हमें यूरिन यूज़ करना है, उसको मिक्स करना है। फिर उसके अंदर हमें जो गुड़ है, जैगरी है, वो ऐड कर देना है। जैगरी के साथ साथ जो पल्स का फ्लावर है वो यूज़ कर देना है, मतलब आटा कुछ यूज़ कर देना है। एंड देन उसके साथ थोड़ी मिट्टी विट्टी सारी कुछ चीज़ें मिक्स करके उसको हमें करीबन 2 या 3 दिन तक शेड में रखना पड़ेगा। 2 या 3 दिन तक शेड में रखो तो उसकी जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। जब ये माइक्रोबियल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी फिर जाके आपको प्लांट के आसपास और हर एक जगह पे इसको डाल देना है। तो फिर क्या होगा? तो इससे जो सॉइल की माइक्रोबियल एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा पुश हो जाएगी। जब ये एक्टिविटी पुश होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? ज़मीन के अंदर थोड़ा थोड़ा एरेशन बढ़ना चालू हो जाएगा। ज़मीन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड नहीं रहेगी, बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगी, हल्की सी सॉफ्ट बनना चालू हो जाएगी। तो उससे वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है, वाटर हर एक मॉलिक्यूल के आसपास फैल जाता है। तो इस तरह से अगर कुछ हुआ तभी हमारा जो ये लास्ट है वापसा या तो फिर सॉइल मॉइस्चर हमें मेंटेन करने का, ये भी हमें फुलफिल होता है। और टिलेज उस तरह से करनी है कि एरेशन अच्छे से हो। ओके, तो वो वापसा हो गया। एंड लास्टली क्या होता है कि जो भी हमारा क्रॉप का रेसिड्यू रहता है, रेसिड्यू को हमें मल्चिंग की तरह यूज़ करना है। सॉइल के ऊपर सारा मल्चिंग बिछा देना है। तो उससे क्या होगा कि सॉइल के नीचे तुरंत ही सीधा ही जो धूप आती, धूप सीधी सॉइल के अंदर नहीं पड़ेगी, तो सॉइल का जो सॉइल मॉइस्चर है वो उड़ नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हमें कम इरिगेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से ये मेजर 4 पिलर है इसके।
अब ये जो मॉडल है इट इज बेस्ड अपॉन पॉलीक्रॉपिंग। पॉलीक्रॉपिंग मतलब क्या, तो ये मिक्स क्रॉपिंग तो है ही है, बट हमें दो इस तरह से क्रॉप लेने हैं कि एक शॉर्ट साइकिल क्रॉप हो और एक लॉन्गर टर्म साइकिल क्रॉप हो, और शॉर्ट साइकिल के क्रॉप के अंदर की जितनी भी चीजें हैं उन सभी को हम यूज करेंगे लॉन्गर टर्म साइकिल में, और ये हमारी जो मेन क्रॉपिंग है उसके अंदर। सो द ग्रोइंग शॉर्ट ड्यूरेशन एंड लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स together so that the cost of rising the main crop will be recovered from the income generated from the short duration crop, result into zero expenditure for the main crop। यहाँ पे आपको पता चली गेम क्या है कि जब भी शॉर्ट ड्यूरेशन वाले क्रॉप होते हैं ना उसमें हमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते, तो एक बार आप पैसे वहाँ पे खर्च कर दीजिए, फिर क्या होगा, धीरे धीरे वो सस्टेन होना चालू हो जाएगा। शॉर्ट क्रॉप के पैसे डाल के आपको मेजर क्रॉप में डाल देने हैं, और मेजर क्रॉप में ना तो पेस्टिसाइड यूज़ करना है, ना ही हर्बिसाइड यूज़ करना है, ना ही एक्सपेंसिव कोई फर्टिलाइजर यूज़ करना है, और वो सारा सारा कहाँ से यूज़ होगा, वो आपको ऑर्गेनिकली यूज़ होगा। एंड हेंस द टर्म इज कॉल्ड जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। अब आपको पता चला कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कैसे होता है, क्योंकि आपको पॉलीक्रॉप ग्रो करना है। अगर आपने ऐसा समझ लिया कि हाँ यहाँ पे ज़मीन पड़ी है मैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कर लूँ, नहीं, ऐसा इतना सिंपल नहीं है। ये इसके अंदर भी ऐसे छोटे छोटे नुआंसेस जो है वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो ऑब्वियसली इसका कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होने वाला है। अब वो बेनिफिट क्या होगा वो एक के बाद एक देखते हैं। तो सबसे पहले ऐसा है कि लेस वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी विल बी नीडेड, एटलीस्ट 50 to 60% जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी नीड है वो रिड्यूस हो जाएगी। क्यों ऐसा? क्योंकि इरिगेशन की कम जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपने मल्चिंग करके रखा है तो सॉइल जो है उसका मॉइस्चर मेंटेन करके रखेगी, तो दैट्स वाई हमें कम पानी का यूज करना है। एंड सेकेंड, लो मिथेन एमिशन। अब आपने मल्टीपल एरेशन वहाँ पे किए, यहाँ पे आपने बहुत ही अच्छे से वापसा किया है, सॉइल मॉइस्चर अंदर तक गया है, टिलेज बहुत ही अच्छा किया है, तो फिर यहाँ पे जो आपका एनएरोबिक डाइजेशन है वो कम हो जाएगा, और एनएरोबिक डाइजेशन कम होगा तो मिथेन एमिशन भी कम होगा। और एनएरोबिक डाइजेशन हमें बहुत ज़्यादा कहाँ पे मिलता है, तो वो हमें मिलता है वेटलैंड्स में। और वेटलैंड्स जो है तभी वेटलैंड से क्या एमिट होता है, मिथेन एमिट होता है, जो यहाँ पे नहीं होगा। फिर उसके बाद का जो इश्यू है वो हमारा स्टबल बर्निंग का इश्यू है, या तो फिर हम कहते हैं पराली जलाना। पंजाब हरियाणा में इतनी ज़्यादा स्टबल को बर्न किया जाता है तो वो पूरी जो धुआं और हवा है वो सारी जाती है एनसीआर एरिया में, और वहाँ पे हाई पॉल्यूशन क्रिएट करती है। बट आप वहाँ पे समझिए कि जितना भी रेसिड्यू है वो आपने इकट्ठा कर लिया, और जहाँ जहाँ पे भी क्रॉप नहीं उगा है वहाँ पे आपने कवर कर दिया, तो फायदा हो जाएगा। एक क्या फायदा होगा कि ये जो स्टबल बर्न करना है वो नहीं करना पड़ेगा, एंड सेकंड फायदा क्या होगा कि जो सॉइल मॉइस्चर है वो मेंटेन करने में ये हेल्प करेगा, एक प्रकार का एक कवर बन जाएगा, एक चद्दर जैसा बिछ जाएगा। उसके बाद ये है कि काफ़ी ऐसे स्मॉल फार्मर है जिनको बहुत ही एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर नहीं वो खरीद सकते, उनकी कैपेसिटी नहीं है, बहुत ही महंगे महंगे पेस्टिसाइड वो नहीं खरीद सकते, तो उनके ऊपर डर क्या रहता है कि शायद मेरा क्रॉप अगर इतनी यील्ड दिया ही नहीं, तो मार्केट में किसी ने लिया ही नहीं, तो उन सभी स्मॉल एंड जो हमारे मार्जिनल फार्मर है उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ पे वो ZBNF को प्रैक्टिस करे, और धीरे धीरे इवन दो कभी कभी क्या होता है कि केमिकल इन्फ्यूज्ड जो क्रॉप्स होते हैं वो एक साथ बूम करते हैं, आपको लगेगा कि अच्छा बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हो गया, बहुत ही ज़्यादा क्रॉप यील्ड आ गई, बट उसके सामने ऑर्गेनिक होगा तो थोड़ा सा हल्के से धीरे होगा, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि पूरा पूरा खत्म ही हो जाएगा। तो ये एक कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो हमारी फार्मर की डेट रहती है, जो हमें लोन्स को वेव ऑफ करना पड़ता है, इंटरेस्ट को वेव ऑफ करना पड़ता है, तो वो प्रॉब्लम से भी हम यहाँ पे डील कर सकते हैं। एंड दिस मेथड इज एब्सोल्युटली एनवायरमेंट फ्रेंडली, क्योंकि यहाँ पे हम केमिकल्स यूज़ नहीं करते, महंगे फर्टिलाइजर यूज़ नहीं करते, सिंथेसाइज्ड पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स यूज़ नहीं करते। एंड अगर हमने वो सारी कुछ चीज़ें केमिकल्स यूज़ नहीं किए तो इट विल स्टॉप बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। यहाँ पे आपके लिए एक टर्म है बायो एक्यूमुलेशन एंड मैग्निफिकेशन, तो कमेंट में बताइए कि बायो मैग्निफिकेशन और एक्यूमुलेशन क्या है। ओके, हम उसको रिव्यू करेंगे। एंड देन इट सूट्स ऑल द क्रॉप्स इन दी ऑल एग्रोक्लाइमेटिक जोन, जो इंडिया के जितने भी एग्रोक्लाइमेटिक जोन है हर एक जगह पे हम ये कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रॉपिकल में ही होगा या टेम्परेट में ही होगा, हर एक जगह पे ये हो सकता है। बट क्या ये चीज़ें ईजी है इतनी? अगर ईजी होती तो हर एक कोई प्रैक्टिस करता, बट लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे। रीज़न क्या है? तो चलिए रीज़न भी देखते हैं कि देर आर सर्टेन इश्यूज। अब इश्यूज क्या है? तो डिक्लाइनिंग यील्ड। अब सर्टेन फार्मर्स ने ऐसा नोटिस किया है कि जैसे ही हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर वगैरह हमने यूज़ किया, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ किया, तो पहले साल तो बहुत ही अच्छी यील्ड मिली है, फिर धीरे 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 जो यील्ड है ना वो रिड्यूस हो जाती है। तो जब भी यील्ड रिड्यूस हो जाती है तो दे अगेन स्विच बैक टू ट्रेडिशनल फार्मिंग, जो हमारी केमिकल फार्मिंग वगैरह है। तो उनको तो क्या है, इस साल पैसा मिलना चाहिए, अगर पैसा नहीं मिलेगा तो बिल्स कैसे पे करेंगे, पैसा नहीं मिलेगा तो हेल्थ का कैसे ख्याल रहेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो परिवार कैसे चलेगा। सो दैट्स वाई दे हैव स्विच्ड बैक टू
केमिकल फार्मिंग। तो फिर हमारे लिए ये गलत बात है। फिर सिक्किम जो है, सिक्किम में भी ऐसा देखने मिला है कि जो हमारा फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है, या तो फिर ये जो सिक्किम है, वहां पे भी ये धीरे 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 जो उनकी यील्ड है वो कम मिली है। तो ये एक प्रकार का डीमोटिवेटिंग फैक्टर लग रहा है। दूसरा, इंडियन ब्रीडिंग, जितनी भी इंडियन ब्रीड काउस है वो धीरे धीरे कम हो रही है। हमारे लाइव स्टॉक सेंसस ने क्या कहा है कि कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिजीनियस एंड नॉन डिस्क्रिप्ट कैटल हैज ड्रॉप्ड बाय 8.1%। तो पहले अगर 100 काऊ थी तो अब 91 काऊ हो गई है। तो धीरे धीरे ये यील्ड भी कम होती जा रही है, ये हमारा ये पशुधन है वो भी कम होता जा रहा है गाइस। तो हमें पशुधन को बचाने की जरूरत है और पशुधन से ही सारी कुछ चीजें हम ये पुश कर सकते हैं। और गवर्नमेंट जो है वो एडवर्टाइजमेंट तो बहुत कर रही है, ऐसा एक सर्वे का कहना है। गवर्नमेंट बढ़ चढ़ के बहुत सारी कुछ चीजें कह रही है, ऐसा कुछ सर्वे का कहना है, बट जो बजट का अलोकेशन है वो बहुत कम है। परंपरागत कृषि विकास योजना जो है विच इज मेड अप फॉर द ऑर्गेनिक फार्मिंग, वो जो है उसको सिर्फ 325 करोड़ दिए है, और उसके सामने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो एक्चुअल ग्रीन रेवोल्यूशन को पुश करती है उसको 3745 करोड़ रुपए दिए हैं। तो यहाँ पे 10% ही सिर्फ हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग में दिए हैं, तो उसको ज्यादा देना चाहिए। गवर्नमेंट का कहना ऐसा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग डजंट नीड सो मच मनी, क्योंकि यहाँ पे कृषि विकास योजना में तो क्या है, आपको इतनी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, इतने मशीनरीज खरीदने हैं, यहाँ पे वो सारी चीजें खरीदनी नहीं है। अब देखिए दोनों तबक्के के हमारे पास व्यू है। अब कौन सा तबका सच्चा, कौन सा तबका झूठ, हमें पता नहीं है। सो यू बी द जज कि कौन से सही है कौन सा गलत है, क्योंकि दोनों बाजू आर्ग्यूमेंट अपने अपने हिसाब से दोनों कर रहे हैं। इसके बाद है कि अवेयरनेस। काफ़ी फार्मर्स को ऐसा लग रहा है कि जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है, जो केमिकल वाली फार्मिंग है, वही फार्मिंग है, ऐसा कुछ ZBNF जैसा कुछ हो ही नहीं सकता, या तो फिर ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ऐसे उनको अवेयरनेस भी नहीं है। प्लस जो कैपेबिलिटी जो है वो हर एक की ऐसी नहीं होती। अगर गलती से समझ लीजिए कि जो हमारे पेस्टिसाइड हमने ऑर्गेनिकली बनाए हैं पेस्टिसाइड, वो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड की इफेक्टिविटी कम हो गई, तो इस प्रकार का जो एप्रीहेंशन है वही सबसे बड़ा हर्डल बन जाता है ZBNF के अडॉप्टेशन में। तो ZBNF को और ज़्यादा हमें प्रमोट करना है, तो गवर्नमेंट को जैसे स्वच्छ भारत कैंपेन कैसे मोदी जी ने किया, तो वैसा ही हमें ZBNF को प्रमोट करना चाहिए। एंड ZBNF विल डेफिनेटली हेल्प अस टू रिड्यूस आवर फूड बिल, टू रिड्यूस आवर इम्पोर्ट बिल, टू रिड्यूस आवर फर्टिलाइजर बिल, एंड वो हमारे जो हेल्थ के डिसीज बर्डन ऑफ इंडिया जो बढ़ता जा रहा है, या तो आउट ऑफ दी पॉकेट एक्सपेंडिचर अगेंस्ट दी हेल्थ बढ़ता जा रहा है, उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। ठीक है गाइस, तो ये जो पूरा था, एंड इसमें आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मैं अगेन यही चीज लेके वापस आऊंगा और आपके जो भी क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।